गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास में। जो हमारा टॉपिक है बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये जो टॉपिक है ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों एक ही सब्जेक्ट होते हैं। दोनों में ही ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, यानी इक्वेशन ये ड्रॉ करनी होती है। इस इक्वेशन के थ्रू ही हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं वैल्यू किसी भी बीम की, कितनी स्ट्रेस है कितनी स्ट्रेन है। अब देखते हैं इस इक्वेशन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कंसिडर कर लेंगे कोई एक बीम। ये मैं एक बीम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस तरह से। एक बीम है इस तरह से, बीम। यहाँ पर इस बीम के एक न्यूट्रल एक्सिस में जूम कर लेता हूँ। ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब यहाँ पर मैं एक एलिमेंट्री स्ट्रिप एज्यूम करता हूँ इस बीम में सेंटर की तरफ। ये एक सेक्शन में एज्यूम करता हूँ यहाँ पे। ये न्यूट्रल एक्सिस पे N और N, यानी ये जो सेंट्रल लाइन है न्यूट्रल एक्सिस में एज्यूम करता हूँ। ये मैंने कहा है कि न्यूट्रल एक्सिस है, इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। इस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की तरफ यहाँ पर एक स्ट्रिप एज्यूम की है मैंने। एक एलिमेंटल स्ट्रिप मैंने नीचे की तरफ एज्यूम की है जो इस न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर है। ये मैंने डिस्टेंस ली है y, यानी इस न्यूट्रल एक्सिस से इसके सेंटर से y डिस्टेंस पर है। ये एक स्ट्रिप है, ठीक है। और इस स्ट्रिप का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मैं जूम करता हूँ dA, और ये लेंथ जो है इसकी स्ट्रिप की dx में जूम करता हूँ यहाँ पर। यानी हम लिखेंगे लेट अस कंसिडर ए बीम, इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी। AB एक बीम है जिसकी न्यूट्रल एक्सिस N है, और न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस नीचे की तरफ एक स्ट्रिप मैंने एज्यूम की है। स्ट्रिप का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ EF। ये EF मैं बोल देता हूँ इसको। ये E पॉइंट हो गया, ये F पॉइंट हो गया। न्यूट्रल एक्सिस होगी NN और EF नीचे की तरफ होगी। ये क्रॉस सेक्शन में एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे डस्टर होता है, डस्टर में नीचे की तरफ मैं एक स्ट्रिप यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ ऊपर नीचे की तरफ में। अब यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप के थ्रू ही हम यहाँ पे स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे स्ट्रिप बाय स्ट्रिप। फिर हम पूरे होल जितनी भी बीम होगी उसकी स्ट्रेन निकालेंगे। अब ये मैं क्यों किया है, ये ऐसा मैंने इसलिए कहा कि ये तो एक बीम होगी सिंपल कोई भी। अब इस बीम पर क्या हुआ, जब ये बैंड होगी, यानी लोड लगने की वजह से ये बैंड होगी बीम, तो इसका सेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी बीम। ये बीम कुछ इस तरह से हो जाएगी बैंड होने के बाद। ये मैं इसका सेक्शन यहाँ पे ये ले रहा हूँ इस तरह से। इस बीम को मैंने फिर इस तरह शो कर दिया। ये एक मैंने पॉइंट ले लिया है O। इस O पॉइंट की वजह से न्यूट्रल एक्सिस बीम की मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे ऊपर थी न्यूट्रल एक्सिस बीम पे, ये न्यूट्रल एक्सिस होगी। यहाँ पे O पॉइंट से नीचे की तरफ ये मैं जूम करता हूँ। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस थी N। ये यहाँ पे इतनी डिस्टेंस जो इस पॉइंट से यहाँ तक थी, ये नीचे आके मैंने ले लिया इसको N' और N'। इसका नाम मैंने नीचे N और N' चेंज कर लिया। अब ये स्ट्रिप भी थी नीचे की तरफ, इस स्ट्रिप को मैंने यहाँ ऐसे शो कर लिया। इस स्ट्रिप को यहाँ पर हमने ऐसे शो कर लिया, और इसका मैंने नाम दिया है E', F'। चेंज होने के बाद, यानी कहने की बात यह है कि जब बीम बैंड हुई, पहले बीम ऐसी थी फिर बीम ऐसे बैंड हो। अब बैंड होने के बाद हमें पता है जब इसमें एक्सटेंशन हुआ, स्ट्रेशन हुआ इस बीम में, यानी खिंचाव हुआ, तो इसमें स्ट्रेन जनरेट हुई, यानी इसकी डायमेंशन चेंज हुई। डायमेंशन चेंज होने का मतलब हम स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कितना लेंथ में चेंज आया। अगर लेंथ में चेंज आया है तो हम स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर स्ट्रेस भी हम बता सकते हैं कि कितनी स्ट्रेस थी रही होगी जब इसमें स्ट्रेन जनरेट हुई, यानी स्ट्रेन यहाँ पे आई है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे,
ये जो ई डैश एफ डैश है ये न्यूट्रल एक्सिस से कितना नीचे था, वाई डिस्टेंस नीचे था, जो मैंने ऊपर शो किया था कि वाई डिस्टेंस नीचे है। और इस डिस्टेंस को मैं न्यूट्रल एक्सिस तक की, ये एक मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस मैं इसको लिख देता हूँ आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक तरह से कर्वेचर की फॉर्म में आ गई, आर्क की फॉर्म में आ गई है। एक सर्किल की आर्क जो होती है ये आर्क टाइप में आ गई, यानी रेडियस इस कर्वेचर की कितनी है, आर है। और ये डिस्टेंस यहाँ तक की ई डैश एफ डैश जो डिस्टेंस है वो वाई डिस्टेंस है। और ये एंगल जो है, यानी टोटल जितना भी सेक्शन था हमारा, ये पूरा एक सेक्शन था जो मैंने एज्यूम किया था ई और एफ, इस स्ट्रिप का सेक्शन, ये टोटल कितने एंगल पर कवर करेगा, थीटा एंगल मैं इसको कहता हूँ। ये हम एज्यूम कर लेते हैं एंगल कितना, थीटा। अब ये इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने ये कंसिडर कर लिया है कि एक बीम है, ठीक है, सभी नोट करते जाएंगे जो जो मैं बोलता हूँ कि कंसिडर ए बीम ए बी एंड बीम का न्यूट्रल एक्सिस एन एन है और न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ एक स्ट्रिप हमने एज्यूम की है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। अब स्ट्रेन की बात आएगी कि स्ट्रेन हम कैसे निकालें, ठीक है। स्ट्रेन की हमें पता ही है कि वी नाउ दैट स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर जो स्ट्रेन होगी, यानी मैं स्ट्रेन अगर यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ ई, तो चेंज इन लेंथ कितनी हुई यहाँ पर। अब टोटल लेंथ जो है इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं हम इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं कि इस स्ट्रिप पर कितनी स्ट्रेन होगी, यानी चेंज इन लेंथ, यानी इसकी जो लेंथ बढ़ने के बाद क्या है, ई डैश एफ डैश। पहले कितनी थी, ई और एफ थी, यानी बढ़ी कितनी है, ई डैश एफ डैश, और पहले कितनी थी, ई और एफ थी, ठीक है, ये इसकी थी, और ई एफ यहाँ पे लिखते हैं ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। यानी जो टोटल लेंथ है, फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ तो निकल जाएगी चेंज इन लेंथ। फाइनल जितनी है और पहले जितनी थी, इनिशियल जितनी थी, तो चेंज निकल जाएगा, और अपॉन में फाइनल लिखते थे नीचे, यानी ओरिजिनल में से फाइनल में, वो फाइनल में से ओरिजिनल माइनस करेंगे तो चेंज इन लेंथ आ जाएगी, और नीचे ओरिजिनल लेंथ। ये हमारा इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है स्ट्रेन। अब यहाँ पर हमें पता है, हमें साफ दिख रहा है कि जो ई डैश एफ डैश है, यानी कि ई एफ को मैं लिखता हूँ, जो ई एफ है, ई एफ इक्वल टू, यहाँ पर हमें दिख रहा है एन के इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। यहाँ पर ई एफ जितनी लेंथ ई एफ की है उतनी लेंथ एन और एन की है, यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है। ई एफ में जितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक उतनी डिस्टेंस ये है, तो इसका हम लिख सकते हैं एन एन। अब यहाँ पर जो है एन एन को मैं लिख सकता हूँ एन डैश एन डैश, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस है, जो न्यूट्रल एक्सिस है इससे ऊपर की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये डिस्टेंस होगी, यानी बैंड होने के बाद ये तो होगी कम, जो ऊपर की सबसे ऊपर की जो लेयर है इसकी बीम की, जब ये ऐसे बैंड हुई होगी तो ये तो कम हुई होगी, यानी ये ज़्यादा रही होगी, ये कम हो गई होगी, और ये अगर कम होगी तो ये बढ़ गई होगी। जो ये वाला पोर्शन है इस बीम से नीचे की तरफ का, ये अगर कम रहा होगा तो ये बढ़ गया होगा खींचने के बाद एक्सटेंशन, सभी को पता है। पहले अगर लेंथ कम होगी और ऐसे बैंड होगी तो जो ये थी इससे तो कम हुई होगी और ये वाली बढ़ गई होगी नीचे वाली लेयर। तो कहने की बात यह है, जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की जो लेयर होंगी इस बीम की, वो क्या होंगी, कम होंगी, और नीचे वाली ज़्यादा होंगी। तो न्यूट्रल एक्सिस यानी सेम रहेगी, न्यूट्रल एक्सिस जो है सेम रहेगी, यानी जितनी न्यूट्रल एक्सिस एन एन यहाँ पर है उतनी एन डैश बराबर रहेगी। यानी न्यूट्रल एक्सिस एक एक्सिस होगी ना, न्यूट्रल एक्सिस जो चेंज नहीं होगी, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का हिस्सा कम होगा और नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा उससे।
तो मैं इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है एन एन इक्वल टू एन डैश एन डैश, जो क्या है विच इज न्यूट्रल एक्सिस, विच इज न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जो सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एन एन की जगह एन डैश हमने लिखा है। ठीक है, एन डैश का मतलब है यानी ई एफ के बराबर हमने इसको रख दिया है, ई एफ के बराबर क्या आ गया है एन डैश। ठीक है भाई, अब देखो, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी 10th क्लास में कि जब इस तरह से होता है, आर्क वाला सिस्टम होता है, जब हम कोई भी किसी भी सर्किल का हम क्या निकालते हैं, आर्क निकालते हैं। यानी कोई हमारा सर्किल होता है, ये सर्किल होता है, ये सेंटर होता है, और यहाँ से ये इसकी रेडियस होती है आर, और ये एंगल होता है थीटा। अगर मुझे आर्क निकालना हो, तो क्या फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते थे हम, ये आर्क निकालना होता था ए बी। अगर मैं ए बी निकालूंगा तो हम फॉर्मूला यूज करते थे आर थीटा, यानी कि इसको आर्क बोलते हैं, और ये रेडियस और ये एंगल, ये फॉर्मूला हम यूज करते थे। यूपी बोर्ड में क्या देखने को मिलता था, चाप इक्वल टू, इसको बोलते थे त्रिज्या और इसको कोण। ये फॉर्मूला हम यूज करते थे 10th क्लास में कि जब हम आर्क निकालते हैं तो आर्क बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो इसी तरह से जब मुझे निकालना है एन और एन डैश, ये भी एक आर्क है, एन डैश और एन डैश ये भी आर्क है। अब आर्क निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, ये इसकी रेडियस कितनी बन रही है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की आर बन रही है, और एंगल कितना बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं भाई इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, आर इंटू थीटा। ई एफ इक्वल टू एन डैश है, और इसके इक्वल मैंने लिख दिया आर थीटा। ठीक है, ये वहाँ पर हो गया एन डैश और एन डैश की वैल्यू। अब नीचे वाली जो है ई डैश एफ डैश, नीचे वाली जो है ई डैश एफ डैश, ये भी एक आर्क है। इस आर्क की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे नीचे वाली की, इसकी भी ऐसे ही करेंगे, इसकी भी चाप, वो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, यानी आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। अब रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करेंगे हम इसका, यानी यहाँ तक तो डिस्टेंस थी हमारी आर, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है वाई, तो आर प्लस वाई हो जाएगी रेडियस, और एंगल रहेगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर प्लस वाई, आर प्लस वाई, और एंगल रहेगा थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस वाई और थीटा। ये ई डैश एफ डैश की है। अब ये जो दोनों वैल्यू है ई डैश एफ डैश और ई एफ, इनको हम यहाँ पुट करेंगे स्ट्रेन में, तब हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं यहाँ से आराम से। अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एफ एंड ई डैश एफ डैश, ठीक है, इन अबव रिलेशन, तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू ई डैश एफ डैश की वैल्यू आर प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा अपॉन आर थीटा लिखेंगे भाई। ठीक है, आर थीटा लिखा। अब यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे, आर थीटा प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा अपॉन आर थीटा आएगा। अब ये आर थीटा से आर थीटा कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस है, बचा क्या, वाई थीटा और आर थीटा, थीटा से थीटा फिर कैंसिल हो गया, बचा क्या, वाई अपॉन आर। यानी अगर हमें इस स्ट्रिप की स्ट्रेन निकालनी होगी तो वाई अपॉन आर, हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिप जो है कितनी डिस्टेंस पर है न्यूट्रल एक्सिस से, यानी ये तो एज्यूम करा कि वाई है, वाई से अगर 1 सेंटीमीटर नीचे होगा तो 1 रखेंगे। आर क्या है, कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनी है बेंड होने के बाद। बीम पहले सेम रहेगी और जब वो बेंड होया होगा, बीम में बेंडिंग आई होगी,
तो बेंडिंग होने के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे कितने ऊपर जा रहा है, तो उसकी डिस्टेंस से यह निकल जाएगी स्ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेन हमने निकाल ली है, स्ट्रेन बराबर y/r निकल चुकी है। अब एक चीज़ हमें और पता है, वी नाउ दैट हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस ई और ई, ये रिलेशन आपने पढ़ चुके हैं आप, ये कि स्ट्रेस इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट ये होता है और ये स्ट्रेन होती है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ पर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाउ स्ट्रेस इन एलिमेंटल स्ट्रिप, स्ट्रेस निकाल लेंगे, स्ट्रेस निकलेगी, ई की वैल्यू रखेंगे, ये ई की वैल्यू जो आई है y/r आई, स्ट्रेस इक्वल टू कितने आई है, ई y/r, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी भी दूर होगी उतनी स्ट्रेस उस पर डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, इस पर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये यहाँ से हम कह सकते हैं इसके अपोन में है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं थोड़ा, σ/y E/r, ये रिलेशन हमारा बना है यहाँ से, ये अभी हमारा हाफ रिलेशन आया है। इसके बाद हम इसका रिलेशन आगे देखेंगे, अभी इतना आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे जो एलिमेंटल स्ट्रिप है हमारा, जो हमने एरिया अज्यूम करा था, ये हमने स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिए। नाउ वी नाउ दैट हमें ये भी पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, हमें पता है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है सभी को, ये भी मैंने बताया है। अब यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूँ, फोर्स कितना निकालूँ, फोर्स ऑन द एलिमेंटल स्ट्रिप, इस एलिमेंटल स्ट्रिप पे मैं फोर्स निकाल लूँ, यानी यहाँ से अगर हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स का रिलेशन क्या आ जाएगा, σ/a, ये फोर्स बराबर हो जाएगा σ/a, जैसे यहाँ पे F/A है, a की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो फोर्स बराबर σ/a आ जाएगा। अब ये तो है जनरल बात, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, स्ट्रिप की। कौन सी स्ट्रिप की, जो ये स्ट्रिप है EF, जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की बात करेंगे हम। इस स्ट्रिप के लिए हमने निकाल चुके हम स्ट्रेस कितनी आई है, EY/r, इस स्ट्रिप में स्ट्रेस आई है EY/r। अब इसी स्ट्रिप पे हम निकालेंगे फोर्स, इसी स्ट्रिप पर हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स, क्योंकि हमें पता इस स्ट्रिप पर स्ट्रेस तो ये निकल गई। अब उस स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, जो मैंने एज्यूम किया था, DA, कितना है, DA। अब DA पुट करेंगे हम वहाँ पर, इस पर जो वो हो जाएगा एरिया, वो कितना हो जाएगा, DA। ये तो जनरल फॉर्मूला है, ये मैंने जनरल फॉर्मूला बताया है कि इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी स्ट्रेस की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोर्स आएगा ये निकल के, वो कितना आएगा, EY/r इंटू DA। ये क्या है आपका, फोर्स आया, यानी DF मैं इसको कह सकता हूँ। D मैंने इसलिए लिखा है कि बहुत कम, यानी D का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, कम, यानी इतना फोर्स यहाँ पे निकल के आया होगा। ये तो निकाल दिया हमने फोर्स, ठीक है, ये हमने निकाल दिया है फोर्स। अब फोर्स के बाद अगर मैं निकालूँ मोमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप,
अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है भाई, अगर मैं निकाल लूँ मोमेंट, किसका मोमेंट, इसी स्ट्रिप का, किसके अबाउट इसको मूवमेंट कराऊंगा, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। अब इस स्ट्रिप को न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट यानी यहाँ पर मूवमेंट कराना है मुझे। मूवमेंट बराबर पता ही है सबको, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कितनी डिस्टेंस है वहाँ से वहाँ तक की वाई, यानी फोर्स में मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा हमें, मूवमेंट निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस जो कितनी है वाई। इस स्ट्रिप से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस वाई है, जो हमने पहले वहाँ पे लिखी हुई है वाई। सभी को समझ आ रहा होगा कि वाई डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस तक की, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, फोर्स के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मूवमेंट आ जाएगा। इस मूवमेंट की वैल्यू अब जो है मैं हाफ पोर्शन इधर लिख दे रहा हूँ, मूवमेंट यानी कि डीएम ले रहा हूँ, एफ की वैल्यू मैं पुट करूँगा ई वाई अपॉन आर डी ए इंटू वाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ई अपॉन आर में कॉमन ले लिया और वाई स्क्वायर ये ऐसे लिखा और डी ए, इस तरह से बन जाएगा। ये इस तरह से बनेगा, वाई की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, डी ए एक साइड लिख लिया, ए अपॉन आर एक साइड लिख लिया। अब ये यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। अब ये एक तरह से क्या शो करता है, डिफ्रेंशिएशन शो करता है। तो इस डिफ्रेंशिएशन को जब हम हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ भैया, बोथ साइड, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करता हूँ। तो इंटीग्रेशन जब मैं ये करूँगा यहाँ पर इस तरह से, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे भी होगा, इस साइड दोनों साइड में क्या करूँगा, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी एम, एम आ जाएगी, 0 से एम तक लेके चलेंगे हम तो एम आएगी, क्योंकि मूवमेंट तो होल स्ट्रिप पर होगा ना, इसमें बहुत सारी स्ट्रिप होंगी इस बीम पे ऐसी ऐसी, तो जितनी भी स्ट्रिप होंगी 0 से एम तक चलेगा मूवमेंट, तो इसकी वैल्यू एम आ जाती है। जनरली आपने इंटीग्रेशन अगर पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स है लिखा हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 3/3 हो जाती है। या अगर यहाँ पर केवल x होता तो यहाँ पर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, इंटीग्रेशन मुझे dx करना है, तो यहाँ पर x आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोस्टेंट 1 होता है और 1 के कोस्टेंट की वैल्यू x आती है, यानी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, x आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे dm का m हो गया, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ये कोस्टेंट चीज़ें हैं, e अपॉन आर और इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। अब ये जो चीज़ है वाई स्क्वायर डी ए, ये हमें पता है ये क्या होती है कि इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, इसको लिखते हैं आई। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है तो इसी वीडियो के नीचे एक लिंक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो देख लेना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फिर से समझ में आ जाएगा, यानी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है और जो 12th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है आई, यानी इसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण भी बोलते हैं आई को, फिजिक्स में पढ़ा होगा बच्चों ने। तो इसकी वैल्यू हम आई पुट करेंगे यहाँ पर, और E अपॉन वाई और यहाँ पर I पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा किस तरह से चलेंगे लेके, M अपॉन I इक्वल टू E अपॉन वाई। हाफ इक्वेशन यहाँ से सोल्व हो गई। अब एक इक्वेशन हमें वो मिली थी 1 नंबर, एक इक्वेशन हमें ये मिली है 2 नंबर, ये 1 नंबर, दिस इज नंबर 2। दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे, E अपॉन क्या है y, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, r आएगा, सॉरी r आएगा, यहाँ पे r है, ये r है, वही मैं सोच रहा था, E अपॉन r, ठीक है।
अब ई अपॉन आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों बराबर रहेंगी। तो इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन आई और सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर। दिस इज ए बेंडिंग इक्वेशन, दिस इज बेंडिंग इक्वेशन of beam where m equal to moment यानी बेंडिंग मोमेंट, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा क्या है, स्ट्रेस, और y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, और E पता ही है सभी को, इलास्टिक कांस्टेंट है, E इलास्टिक कांस्टेंट है, R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस तरह से सभी सारी की सारी चीज़ें मैंने फाइंड आउट कर दी हैं। बिल्कुल बेसिक से चले हम, कोई इसमें नई चीज़ नहीं थी। सिर्फ बीम के बारे में बताया है कि बीम पहले अगर बेंड हुई होगी तो उसमें क्या स्ट्रेन आई होगी, और स्ट्रेन आने के बाद उसमें स्ट्रेस आई होगी, और फिर हमने जो एलिमेंटल स्ट्रिप ली थी उस पर फोर्स को एज्यूम करके हमने सेकेंड पार्ट को सोल्व किया। फर्स्ट पार्ट में क्या किया हमने, स्ट्रेन से एज्यूम करने के बाद स्ट्रेस निकाली, और फिर उसी स्ट्रिप पर हमने फोर्स एज्यूम करा जो हमने स्ट्रेस निकाली थी, और उसी से हमारा सेकंड पार्ट आ गया। ये दोनों पार्ट मिल गई हमारी क्या होती है, बेंडिंग इक्वेशन होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है, और कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बेंडिंग मोमेंट इतना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, स्ट्रेस बताइए। डिस्टेंस आपको गिवन रहेगी कि कितनी डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, ई की वैल्यू भी आपको दी रहती है। कुछ भी चीज़ इसमें से पूछ लेते हैं फॉर्मूले से, या दो चीज़ें दी रही थी, हाफ इक्वेशन यूज करके यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर दूसरी वाली इक्वेशन यूज करके यहाँ से निकाल लेते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं कुछ न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।